हेलो, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑन योर टिप्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो आपके टॉपिक जो आपका था, जैसे आज टॉपिक 4 है वैसे ही लास्ट वीडियो में टॉपिक 3 था। और टॉपिक 3 में हमने आपको ये बताया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं, सिटीजनशिप और रेसिडेंशिप, इन सब के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन लास्ट वीडियो में किया था। अब जो आज वीडियो जो आप देखोगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है टॉपिक 4। क्योंकि हम आपको एक चीज और याद दिला दें, लास्ट वीडियो में भी हमने आपको ये चीज बताई थी और आज हम फिर से एक चीज बताते हैं कि जो भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो, ये जितने भी अभी हमने आपके टॉपिक्स ओरिजिनेट किए हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। जब सारे के सारे टॉपिक्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो कि जो भी अभी तक टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 और आज आप जो टॉपिक 4 पढ़ रहे हो, ये सारे जो रिलेटेड है वो नेशनल इनकम से ही हैं। ये सारे आप ये भी बोल सकते हैं, दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये सारे नेशनल इनकम के ही कंपोनेंट्स हैं। जैसे एक दो लोगों के कमेंट आए थे कि सर ये नेशनल इनकम कंपोनेंट्स कैसे हुए, तो बेटा ये फॉर्मूले नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूले आपके उन फॉर्मूलों की डेफिनेशंस हैं। जब तक आपको डेफिनेशंस नहीं आएंगी तो उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूले क्रिएट होंगे। तो फॉर्मूले क्रिएट हमारे मोस्टली नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज जो है वो हम बात करते हैं टॉपिक 4। टॉपिक 4 आपका जो है वो स्टार्ट होता है और टॉपिक 4 जो आपका है उसमें ये बताया गया है कि फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। आज हम 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर इनकम, फिर से सुन लो, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये चीजें हैं क्या, हम एक शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है। फैक्टर इनकम का मतलब होता है, ये चीज हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी, आज हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं विद डेफिनेशन। क्योंकि जब हमने आपकी पहली वीडियो बनाई तो हमने ये चीज आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि बेटा अभी हम सारी चीजें बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम टॉपिक वाइज आएंगे तो सारी चीजों को हम एलेबोरेट करेंगे, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से आई विल से ऑल थिंग अबाउट द डेफिनेशंस, what are the definitions of particular topic, how the definitions are written in the notebook, how the notes are made, each and everything is explained in each and every topic। तो हम जितने भी वीडियोस आई एम जस्ट गिविंग यू, उन सारी वीडियोस में यू कैन सी कि जितने भी आपके लिटरेटेड टॉपिक होते हैं, जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, इन सारे टॉपिक्स के आई एम ऑल्सो गिविंग यू डेफिनेशंस। और डेफिनेशन इसलिए देते हैं कि इट इज वेरी इजी फॉर यू टू मेक द नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो है नाउ वी विल टॉक अबाउट फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होती है, व्हाट इज फैक्टर इनकम। एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम ऐसी इनकम, पहले हिंदी में बता दें देन आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ऐसी इनकम जिसके लिए हमने वर्क किया, जिसके लिए हमने मेहनत की, जिसके लिए हमने जो है जॉब की। जैसे सपोज करो हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं, हम किसी फर्म में वर्क करते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियंस, हमारे रिलेटिव्स कहीं पर काम करते हैं और उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है, तो दैट इज फैक्टर इनकम। वो क्या है, वो फैक्टर इनकम है। जैसे फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी बाय द गवर्नमेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी बाय द स्कूल, पेमेंट ऑफ सैलरी बाय एनी ऑफ द ऑफिस। जब आपको पेमेंट किसी अपनी सैलरी का, अपने वेजेस का आपको मिलता है, तो वो चीज किस में आती है, वो चीज किस में आई, फैक्टर इनकम में आई। तो अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं किसके, अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट फैक्टर इनकम। नाउ डेफिनेशन जो प्रॉपर तरीके से हम लिख रहे हैं, जैसे बहुत से लोगों का ये भी आया था कि सर नोट्स कैसे बनाएं, तो बेटा प्रॉपर वीडियोस को पॉज कर करके अगर आप नोट्स बनाओगे तो इजीली आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं किसकी, फैक्टर इनकम की। तो देखो इधर पे फैक्टर इनकम ये बताया गया आपका। फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम refers to income। फैक्टर इनकम कौन सी इनकम है, it refers to income received by factors of production। received एक वर्ड क्या आया, received। received मतलब हमें मिलती है, कैसे, how we will get, कि हम किसी भी या हमारे कोई भी रिलेटिव या कोई भी पर्सन, if he is working in any of the company, any of the organization, any of the business institution और any of the firm, वो कहीं पर जब वो वर्क करता है तो उसके बदले उसको क्या मिला, उसके बदले उसको सैलरी मिली, उसके बदले उसको पैसा मिला, तो वो क्या होती है, वो फैक्टर इनकम होती है। तो एग्जांपल जैसे भी हमने बताया, पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, ये सब चीजें जो है वो इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, एक चीज और याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप ये लाइन उसके नीचे भी लिख सकते हो जब आप नोट्स बनाओगे, फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। याद रखना,
फैक्टर इनकम इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। क्यों होती है? क्योंकि इट इज टू साइडेड पेमेंट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज टू साइडेड? एक होता है वन साइड पेमेंट और एक होता है टू साइड पेमेंट। वन साइडेड पेमेंट क्या होता है? जिसके लिए हमने वर्क नहीं किया और हमें पैसा मिला, वो होता है वन साइडेड, जो आता है ट्रांसफर इनकम में, अभी आप पढ़ोगे। और फैक्टर इनकम जो आप अभी पढ़ रहे हो, फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम आपकी वो इनकम होती है कि जिसके लिए आपने वर्क किया और उसके बदले आपको क्या मिला? उसके बदले आपको पैसा भी मिला। जैसे आप कहीं पर जॉब करते हो और उसके बदले आपको पैसा मिला, तो वो चीज क्या हुई? वो चीज फैक्टर इनकम में हुई। ठीक है, तो फैक्टर इनकम की दो चीज है। पहला हमने आपको डेफिनेशन बताई, दूसरी क्या है? दूसरा जो है वो हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस, ये सब हो गया इसके एग्जाम्पल। तीसरा पॉइंट ऑफ फैक्टर इनकम में ये भी लिखोगे, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज टू साइडेड पेमेंट। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है क्योंकि ये क्या है? ये टू साइडेड पेमेंट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, बात करते हैं किसकी? बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की। ये जो वर्ड आपका आया, ये वर्ड क्या हुआ? ये वर्ड आया ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू इनकम, ये भी एक तरीके की इनकम ही होती है, रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग। इसमें देखो एक वर्ड आया रिसीव्ड व्हाट, इसमें आएगा रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें आएगा रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग फैक्टर। विदाउट रेंडरिंग का मतलब जिसके लिए हमने कोई भी वर्क नहीं किया और उसके बाद भी हमें क्या मिल रहा है? उसके बाद भी वी आर गेटिंग सम ऑफ द अमाउंट, उसको हम बोलते हैं वो ट्रांसफर इनकम। एंड द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम कई सारे होते हैं, जैसे यू कैन से स्कॉलरशिप, हमें स्कॉलरशिप मिलती है, आप जब पढ़ते हो तो स्कॉलरशिप मिली, या आप बोल सकते हो ओल्ड एज पेंशन, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं उसके लिए गवर्नमेंट पेंशन देती है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। तो आप ट्रांसफर इनकम की डेफिनेशन लिखना, उसके बाद हमने एग्जांपल भी आपको बताया। उसके बाद तीसरी लाइन ये भी लिखना, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम जो है वो आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। क्यों? बिकॉज इट इज वन साइडेड पेमेंट। वन साइडेड पेमेंट का मतलब जिसके लिए हमने कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं किया, उसके बाद भी हमें क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, तो वो चीज क्या होती है? ट्रांसफर इनकम होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। हमेशा इट इज अ डाउट फॉर द स्टूडेंट्स के फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो सुनो पहले, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में बहुत सारी चीजें आपकी कंफ्यूज करती है, क्योंकि फाइनल गुड्स भी पर्टिकुलर फिर से फर्दर डिवाइड होता है और इंटरमीडिएट गुड्स को भी हम डिवाइड करते हैं। तो हम बहुत अच्छी तरीके से आपको पहले फाइनल गुड्स के बारे में बताते हैं। फाइनल गुड्स की अगर डेफिनेशन देखो तो क्या लिखा हुआ है? इट रिफर्स टू दोज गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन, ये देखो एक वर्ड आया, आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ऐसे गुड्स जिनको या तो हम कंज्यूम कर लें या उनका इन्वेस्टमेंट हो जाए। जैसे कंज्यूम करने का मतलब होता है, आप अपने घर में देखते होंगे कि एक मिल्कमैन आता है, आपको आपके घर में जो है वो मिल्क की सप्लाई करता है, तो वो चीज क्या है? वो फाइनल गुड है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली कोई भी गुड किसने यूज किया? डायरेक्टली कोई भी गुड जो है हाउस होल्ड ने यूज किया अपने कंजप्शन के लिए, तो वो क्या होता है? वो फाइनल गुड होता है। डायरेक्टली कोई भी गुड कौन यूज करे? हाउस होल्ड यूज करे। किसके लिए यूज करे? अपने खुद के कंजप्शन के लिए यूज करे, तो वो चीज कंजप्शन में आती है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड। ये किसका पार्ट होता है? फाइनल गुड का पार्ट होता है। लेकिन उसके साथ क्या? और फॉर इन्वेस्टमेंट। और फॉर इन्वेस्टमेंट का मतलब समझना, और फॉर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जैसे मशीन्स परचेज बाय अ फर्म, किसी फर्म ने, किसी इंडस्ट्री ने कोई मशीन खरीदी, तो वो इंटरमीडिएट गुड नहीं होगा, वो ही फाइनल गुड होगा। क्यों? क्योंकि वो इसका क्या कर रहा है? उसका फर्दर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। या तो वो उस मशीन से प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो उनके लिए फाइनल गुड है, या उसको बेचेंगे तो वो उनके लिए फाइनल गुड है। तो वही बताया जाता है आपका कि दैट इज फाइनल गुड्स क्या होता है? इट रिफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। जो चीज कंजप्शन के लिए यूज हो या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो, तो वो चीज किस में आती है? फाइनल गुड में आती है। फिर उसके बाद बात क्या करते हैं? उसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड की। इंटरमीडिएट गुड का मतलब समझो। इंटरमीडिएट फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड अलग अलग है, अभी हम इसको और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड का मतलब इट रिफर्स टू दोज गुड व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल। आइदर फॉर रीसेल का मतलब जिसको हमने खरीदा और फिर बेच दिया, तो दैट इज कॉल्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सुनो, फर्दर प्रोडक्शन मींस इफ
अ मिल्क इज परचेज बाय अ स्वीट मेकर, एक मिठाई वाले ने दूध को खरीदा एंड ही हैड कन्वर्टेड दैट मिल्क इनटू स्वीट, और उसने उस दूध को जो है मिठाई में कन्वर्ट किया, तो वो चीज किस में आएगी, वो चीज आपकी इंटरमीडिएट गुड्स में आएगी। क्यों, वो मिल्क इंटरमीडिएट गुड में, क्योंकि वो अब दूध नहीं रहा, वो मिल्क नहीं रहा, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो स्वीट में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड की जो डेफिनेशन बताई गई है, आइदर फॉर रीसेल, या तो वो रीसेल हो या उसको दोबारा से सेल किया जाए, तो दैट इज कॉल्ड रीसेल, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। एक वर्ड याद रखना जो हमेशा कंफ्यूज करता है और बहुत से लोगों को ये चीज पता भी नहीं होती है। इन द सेम ईयर की डेफिनेशन समझो पहले क्या होता है। मान लो आपकी खुद की फैक्ट्री है और आपने सपोज करो 75 टन आपने कोल खरीदा, बहुत ध्यान सुनना, आपने 75 या 7 टन, मान लो 75 कंफ्यूज होगा, 7 टन आपने कोल खरीदा, और 7 टन कोल क्यों खरीदा, आपने ग्लास बनाना था, ग्लास बनाने के लिए आपने 7 टन जो है वो कोल खरीदा। 7 टन में 7 टन में क्या हुआ, 5 टन आपने जो है उसको यूज कर लिया और उसको ग्लास बना लिया। सपोज करो ईयर 2020 चल रहा है, तो इन ईयर, इधर देखना, इन ईयर 2020 में आपने 7 टन क्या खरीदा, 7 टन आपने कोल खरीदा, ठीक है, 7 टन आपने कोल खरीदा, और उस 7 टन से आपने 5 टन कोल का यूज करके उसको ग्लास में कन्वर्ट कर दिया। तो जब 5 टन आपने ग्लास में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हुआ, ये जो 5 टन होगा ये इंटरमीडिएट गुड में होगा, और जो 2 टन बचा जो आप 2021 में यूज करोगे तो फाइनल गुड में यूज होगा। मतलब जो चीज, जो भी गुड उसी सेम ईयर में प्रोडक्शन हो जाए तो वो इंटरमीडिएट गुड में रहता है, और अगर वो सेम ईयर में प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और वो नेक्स्ट ईयर में जुड़ जाता है तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इंटरमीडिएट गुड, इट विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड। फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली फाइनल गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझना, फिर से सुनो। सपोज करो आपने 5 किलो गेहूं खरीदा, 5 किलो गेहूं आपने जब खरीदा, उसमें 3 किलो गेहूं की आपने जो रोटियां बना ली इसी साल, जबकि 2 किलो गेहूं बच गया, तो जो 3 किलो गेहूं की आपने जो रोटियां इसी साल बनाई थी वो तो इंटरमीडिएट गुड हो गया, लेकिन जो 2 किलो गेहूं बचा, जो 2 kg व्हीट जो बचा, जो इस साल यूज नहीं हुआ, वो नेक्स्ट ईयर जब वो इंक्लूड होगा तो इट विल बी इंक्लूडेड इन फाइनल गुड, और जो 3 किलो गेहूं आपने यूज किया था इट विल बी इंक्लूडेड इन इंटरमीडिएट गुड। तो ये डिफरेंस होता है किसका, फाइनल गुड का और इंटरमीडिएट गुड का। फिर से सुनना ध्यान से, इंटरमीडिएट गुड वो गुड होता है जिसको क्या, आइदर फॉर रीसेल, या तो उसको बेच दिया जाए, या तो उसको बेच दिया जाए, या उसका फर्दर प्रोडक्शन हो। बेच कैसे दिया जाए, एक मिल्क जो है किसने खरीदा, मिल्क कुछ लीटर जो एक डेयरी शॉप वाले ने खरीदा, और उस डेयरी शॉप ने जो है वो हाउस होल्ड को बेचा, तो मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप इट विल बी इंटरमीडिएट गुड, एंड व्हेन मिल्क परचेज बाय अ हाउस होल्ड फ्रॉम डेयरी शॉप देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू फाइनल गुड। तो ये फर्क होता है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में। अब फाइनल गुड फिर से 4 पार्ट में डिवाइड होता है, याद रखना। फाइनल गुड को पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट से फिर वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। होता कैसे, ये देखो, जब तक डेफिनेशन आप देख सकते हो और ध्यान से देखना। फाइनल गुड जो है, फिर से इसका एक हम चार्ट बनाते हैं, चार्ट देखना ध्यान से। अब बात करते हैं किसकी, फाइनल गुड की। तो फाइनल गुड में सबसे पहले हमने बात की फाइनल गुड का, हम पूरा एक आपको जो है वो चार्ट बनाते हैं, तो देखना है ध्यान से। ये हो गया आपका फाइनल गुड। फाइनल गुड जो है वो आपका 2 पार्ट में होता है। एक आपका होता है कंज्यूमर गुड्स, और एक आपका होता है कैपिटल गुड्स, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स फिर 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और लास्ट आपका होता है सर्विसेज। जबकि कैपिटल गुड्स फर्दर डिवाइड नहीं होता है, कैपिटल गुड्स यू कैन नॉट इट इज फर्दर डिवाइडेड। तो हम बताएंगे अभी इन दोनों में फर्क क्या है। एक्चुअल में हम बात किसकी कर रहे हैं, फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड के बारे में हम बता ही चुके थे, लेकिन फाइनल गुड फिर 2 पार्ट में आपका डिवाइड हुआ, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जो ड्यूरेबिलिटी में चले, जिनकी ड्यूरेबिलिटी 1 साल तक की हो सकती है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब जो आपकी ड्यूरेबल हो,
ड्यूरेबल का मतलब जैसे आप कह सकते हो टेलीविजन, एसी, रेफ्रिजरेटर, दीज आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स, जो ड्यूरेबिलिटी में चले। दूसरा क्या होता है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है जो एक साल के अंदर जो है जो यूज हो सके या एक साल से कम के लिए जो चल सके, जैसे क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सारे जो गुड्स होते हैं वो होते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तीसरा होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिनका यूज ही ना हो, मतलब सॉरी, जिनको हम एक ही बार में यूज करके उनका कंजप्शन कर, जैसे खाने की जितनी ब्रेड है, हमने ब्रेड खा ली, उसका दोबारा तो यूज हो नहीं सकता। हमने चपाती खा ली, उसका दोबारा तो यूज हो नहीं सकता। तो दीज आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फिर बात करते हैं किसकी, सर्विसेज की। सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे आपने अच्छे से पढ़ाई की, होपफुली करोगे और आपकी जॉब लग जाती है, तो दीज आर इंक्लूडेड इन सर्विसेज, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, ये सब चीजें क्या है, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स चार तरीके के हुए, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। तो ये है लेकिन फाइनल गुड का ही पार्ट, याद रखना। फिर बात किसकी करते हैं, फिर बात करते हैं कैपिटल गुड की। कैपिटल गुड आपका वो गुड होता है जैसे मशीन्स, याद रखना, मशीन्स मतलब आप जानते ही हो, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या है, ये सब जो है कैपिटल गुड्स में आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कैपिटल गुड्स में आती है। बात ये आती है कि सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स? तो बेटा देयर इज नो क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। बस इतना हम याद करते हैं कि इफ मशीन इज परचेज बाय अ हाउस होल्ड, तो वो चीज आपकी उसमें कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, कंज्यूमर गुड्स उसको मान लिया जाता है। लेकिन अगर वही मशीन किसी फर्म ने खरीदी तो वो कैपिटल गुड में आ जाता है। लेकिन होते दोनों ही फाइनल गुड है, ये याद रखना, होते दोनों ही फाइनल गुड है। बस फर्क क्या होता है, फर्क होता है किसका, कि कंज्यूमर गुड्स का और कैपिटल गुड्स का। तो कंज्यूमर गुड्स की ये जो चार चीजें हैं इनको आप अच्छे से कर लेना, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, इन चार चीजों को फोकस करना। एक बार हम एग्जांपल और आपको लिख देते हैं, इससे आपको डाउट ना हो। ड्यूरेबल का एग्जांपल आप लिख देना एसी, रेफ्रिजरेटर, ये दो चीजें आप लिख देना, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल का आप लिख देना यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, ये लिख देना आप सेमी ड्यूरेबल का एग्जांपल। नॉन ड्यूरेबल का आप लिख देना एग्जांपल में आप लिख देना ब्रेड, ईडेबल थिंग्स लिख सकते हो, ईडेबल मतलब खाने वाली चीजें, ब्रेड हो गई, चपाती हो गई, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आप लिख सकते हो नॉन ड्यूरेबल में। फिर होता है सर्विसेज, सर्विसेज में आती हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टीचिंग हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी सर्विसेज है। तो हमने जो है वो आपको ये कंज्यूमर गुड्स और जो है कैपिटल गुड्स के बारे में आज हमने बताया। अब आपका जो है ये टॉपिक जो 4 था ये आपका खत्म हो चुका है। और एक चीज, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ये याद रखना, फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, जबकि जो आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्यों नहीं होते, उसका रीजन सुनो। उसका रीजन ये होता है, एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन बाउंड्री से आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब होता है कि जब तक कोई भी गुड एक प्रोडक्शन में चले, ध्यान से सुनना, कोई भी गुड जब तक एक प्रोडक्शन में चलता है तो वो फाइनल गुड का नाम उसको नहीं दे सकते हैं। अब दे कैसे नहीं सकते हैं, ये एग्जांपल से देखो। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं होगा। सपोज एक फार्मर है और उसके यहाँ जो है वो कॉटन की जो है वो प्रोडक्शन होता है। एक फार्मर है, उसके यहाँ क्या होता है, उसके यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन होता है। ये हम पूरी एक प्रोडक्शन बाउंड्री बता रहे हैं। एक फार्मर है एंड ही प्रोड्यूसेस अ कॉटन ऑफ 2000 रुपीज। उसने एक कॉटन बनाया, कितने का बनाया, कॉटन 2000 रुपए का बनाया। और इस कॉटन को जो है एक फैक्ट्री को दे दिया जो क्लोथ बनाती है, जो कपड़ों को बनाती है, जो एक तरीके के जो है क्लोथ मिलर होते हैं इनको बोला जाता है। तो उसने एक क्लोथ बनाने वाली फैक्ट्री को 2000 रुपए में बेचा। जब ये 2000 रुपए में क्लोथ बनाने वाली फैक्ट्री को बेचा तो क्लोथ बनाने वाली फैक्ट्री ने क्या किया, इस कॉटन को इस शर्ट में कन्वर्ट करके, ध्यान से सुनना, एक शर्ट में कन्वर्ट करके और उसको कंज्यूमर को 4000 रुपए में बेच दिया। किस में कन्वर्ट करके, शर्ट में कन्वर्ट करके किसको बेच दिया, कंज्यूमर को बेच दिया। तो अब शर्ट के बाद तो कुछ और बनेगा नहीं, पोंछा ही बनेगा घर का, और तो कुछ बन नहीं सकता है। तो ये जो शर्ट है, ये शर्ट हुई फाइनल गुड। ये शर्ट क्या हुई, फाइनल गुड। तो फाइनल गुड की वैल्यू कितनी है, 4000 रुपए।
जबकि ये जो 2000 रुपए है ये वैल्यू है इंटरमीडिएट गुड की। क्यों? क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू अगर हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देते तो ये 2000 वैल्यू ऐड होती नेशनल इनकम में और 4000 की भी वैल्यू ऐड होती नेशनल में, तो टोटल कितनी हो जाती? 6000। तो 6000 में क्या होता? 6000 में ये प्रॉब्लम होती कि 6000 में ये 2000 की वैल्यू दो बार इंक्लूड हो गई। कैसे इंक्लूड हो गई? एक बार 2000 की वैल्यू ये इंक्लूड हुई और एक बार 2000 की वैल्यू इसमें इंक्लूड हुई। तो इसलिए हमेशा जो फाइनल गुड की वैल्यू होती है उसी को हम किसमें ऐड करते हैं? उसी को हम जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच सकें। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब से एक मोबाइल फोन है, एक मोबाइल फोन अगर 10,000 रुपए का है तो 10,000 रुपए अगर उसकी कीमत है तो वो मार्केट में 10,000 का बिका तो वो 10,000 रुपए ही किसमें इंक्लूड होगा? नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ऐसा नहीं होता है कि पहले वो फोन का जो है वो कैमरा अलग बनाओ, उसका जो है वो सॉफ्टवेयर अलग डलाओ तो सबके अलग अलग रेट होके इंक्लूड होते हैं। नहीं, एक फाइनल गुड जब बन जाता है उसकी जो वैल्यू होती है वही हम किसमें इंक्लूड करते हैं? नेशनल इनकम में। तो जितना भी कन्वर्जन हुआ ये पूरा जो टॉपिक है ये आया प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर। ये 2000 रुपए आएगा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर, लेकिन जब ये 4000 आ गया, अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर चला गया। जब ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर चला गया तो ये 4000 रुपए ये फाइनल गुड की वैल्यू है और यही फाइनल गुड की वैल्यू किसमें इंक्लूड होगी? नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। इसलिए हमने एक लाइन अभी आपको बताई थी कि ओनली फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है वही किसमें इंक्लूड होती है? वही जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। ठीक है, अगर ये प्रोडक्शन बाउंड्री आपको समझ में नहीं आया तो इसको पॉज कर करके सुनना, तो आपको बहुत इजीली बहुत अच्छे समझ में आएगा। और उसके बाद भी इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द टॉपिक यू कैन जस्ट कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन और यू कैन व्हाट्सएप ऑन माय नंबर। ठीक है, तो ये आपका जो है वो टॉपिक 4 हो गया। और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।